हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एस ब्लॉक पढ़ेंगे। सबसे पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक की पोजीशन कहाँ होती है। तो ये लगभग सब लोग जानते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो दो ग्रुप होता है ये एस ब्लॉक का ग्रुप होता है। ठीक, आज हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक। कॉम्पिटेटिव लेवल पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस ये कवर करता है। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं एस ब्लॉक में, है ना, इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि एस ब्लॉक, है ना, में टोटल ग्रुप 2 हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकेंड होता है वह एस ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है। मतलब ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड, ये दो ऐसे ग्रुप हैं, ठीक है, जो एस ब्लॉक में प्रेजेंट है। ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड एग्जिस्ट इन एस ब्लॉक। ठीक है, अब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ग्रुप सेकेंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक, ये एलिमेंट आपके ग्रुप सेकेंड के। तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हो गए, ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट हो गए। अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये डिसाइड कैसे हुआ कि कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक में रहेगा। ठीक है, तो देखो, इसको समझने के लिए, ठीक है, सिंपल हम एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को देते हैं। जैसे मान लो हम बात करें अगर हाइड्रोजन की, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों? 1s1। ठीक, इसी तरह सिमिलरली लिथियम एटॉमिक नंबर 3, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1s2 2s1। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करता है, ध्यान देना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करता है वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into last electron enters into s subcell। ठीक है, देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इनटू एस सबसेल। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबसेल में इंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ये किस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे? एस ब्लॉक के। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां हाइड्रोजन को छोड़, ठीक है, और ये जो एलिमेंट हैं आपके, कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम।
इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। इनका एक स्पेशल नेम होता है, दैट इज अल्कली मेटल्स। अभी हम लोग बेसिक लेके बिल्कुल चल रहे हैं, ठीक है। ठीक, इसमें भी बेरिलियम को छोड़कर बाकी ये जितने भी एलिमेंट हैं आपके, ठीक है, इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक, यहां हीलियम को छोड़कर, यहां हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी मेटल्स हैं वो क्या कहलाएंगे, अल्कली मेटल्स। यहां बेरिलियम को छोड़कर जितने भी मेटल्स हैं वो क्या कहलाएंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि अल्कली मेटल्स क्या होते हैं। ठीक, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये अल्कली मेटल्स क्या हैं? तो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है अल्काली मेटल्स। अब ये अल्कली मेटल्स क्या है? ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि अल्कली मेटल्स में तो हाइड्रोजन को अभी हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन है, अल्कली मेटल नहीं है। उसके बाद के जो एलिमेंट है उनको हम लोग बात करेंगे उनके बारे में। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम। ठीक, ये जो मेटल्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। एक लास्ट में होता है जिसको मैं छोड़ दे रहा हूं बार बार, फ्रेंसियम, Fr। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, इसकी बात हम लोग नहीं करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अल्फा बीटा गामा रेज कंटिन्यू है ना, स्पॉन्टेनिटी होती है उनके अंदर, कंटिन्यू उनका मास डिकेज होता रहता है। तो हम इसको कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये कैसे एलिमेंट है, या रेडियो एक्टिव, हाँ एलिमेंट है ये। ठीक है, इसीलिए इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक, अब सबसे पहली बात कि इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, है ना, इनको अल्कली मेटल्स कहते क्यों हैं, इसका रीजन क्या है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। देखो होता क्या है ना कि ये वाटर से रिएक्ट करके बेस बनाते हैं, समझना। दे रिएक्ट विथ वाटर, या दे डिजॉल्व इन वाटर एंड शो बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, when they react with water, ठीक है, जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, दे गिव्स बेसिस। ठीक, या इसी को हम कह सकते हैं OH माइनस आयंस। तो ये क्या देते हैं, ये वाटर में रिएक्ट करके OH माइनस आयन देते हैं, मतलब बेस बनाते हैं। तो वैसे भी बेस के बारे में आप लोग जानते हो कि बेस क्या होते हैं, जिनमें OH आयन होगा। ठीक है, तो ये क्योंकि बेसिक कैरेक्टर देते हैं, जैसे ही वाटर में ये डिजॉल्व होते हैं तो इनका कैरेक्टर बेसिक हो जाता है। ये वाटर के न्यूट्रल कैरेक्टर को बेसिक कर देते हैं, इसीलिए कहा गया इनको अल्कली मेटल्स। और अल्कली के बारे में आप लोग जानते होंगे कि अल्कली ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लें, अगर हम लोग सोडियम ले लें, मतलब Na, तो Na प्लस H2O क्या होगा, Na
OH हो जाता है। इसका मतलब वो भी एक बेस है। देखो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो Na प्लस H2 है ना, वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, यहां से क्या फॉर्म हो गया, NaOH। देखो आ गया ना, बेसिक कैरेक्टर दिया कि नहीं, OH आ गया, मतलब कि ये क्या है, बेस। ठीक, तो अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, रीजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर दे गिव्स बेस, या बेसिक कैरेक्टर, वाटर के न्यूट्रल कैरेक्टर को ये बेसिक कर देते हैं, इसीलिए इनको अल्कलीज कहा गया, अल्कलीज मेटल होते हैं ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, प्रॉपर्टी क्या है अल्कली मेटल्स की। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इनकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उस पर आते हैं, प्रॉपर्टी फर्स्ट। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा देखते हैं। चलो पहला हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 281, और अगर ऐसे कर दें तो क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक, उसी तरह अगर बात करें लिथियम की तो यह होता है 3, 1s2, 2s1। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से देखिए और यहां भी देखिए, तो हम कह सकते हैं कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो जनरल फार्मूला होगा, देखो सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, बाकी S1 यहां भी है, S1 यहां भी आ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल फार्मूला है वो NS1 है। जनरल फार्मूला क्या बनेगा, जनरल फार्मूला NS1। ठीक है, ये इनका जनरल फार्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक, अब देखो इसी से एक चीज और अब समझते हैं, इनका नेचर कैसा होता है ना, देखते हैं। देखो अब जैसे मान लो ये सोडियम था, तो हम क्या बोल रहे थे इसको 281 हो रहा था। ठीक, अब समझिएगा, अगर ये Na प्लस हो जाए, Na प्लस, Na प्लस से सेंस क्या है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये हो गया 2,8। मतलब देखो अब आउटर सेल में क्या हो गया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कवर कर लिया ना, ये क्या हो गया, ऑक्टेट हो गया। अब बताओ क्या इसके बाद भी ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब होता है देखो कि जो Na प्लस है ना, अब यहां से देखो ऑक्टेट का मतलब क्या है, ये लाइक हो गया, लाइक एच नोबल गैस, कैसा कैरेक्टर इसका हो गया, नोबल गैस का कैरेक्टर हो गया है ना। और ये देखो 8, 2, 10, मतलब नियॉन की तरह बिहेव करने लगेगा, इसका कैरेक्टर कैसा हो गया, नियॉन का। कॉन्फ़िगरेशन किसको टच कर गया, नियॉन के इक्विवेलेंट हो गया, इक्वल हो गया। ठीक, यही रीजन होता है कि सोडियम जो होता है ना, वो ओनली 1 प्लस चार्ज रखता है। कभी पढ़े हो क्या कि Na पर डबल प्लस आ जाए,
समझ रहे? इसको बोलते हैं मोनो आयनिक। क्या बोलते हैं? मोनो आयनिक। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ना, दे फॉर्म यूनी पॉजिटिव। क्या बोलेंगे इसको? यूनी पॉजिटिव। दे फॉर्म यूनी पॉजिटिव। यूनी पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्लस चार्ज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ज्यादा? क्योंकि अगर ज्यादा करेगा, देखो जब प्लस में आ रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन नियान के लाइक हो जा रहा है, और नियान मतलब नोबल गैस, मतलब ऑक्टेट इसने कंप्लीट कर लिया। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो फिर आगे जरूरत क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। इसीलिए हम कहते हैं कि दे फॉर्म यूनी पॉजिटिव। यूनी पॉजिटिव मतलब सिंगल चार्ज, ठीक है, आयंस। ठीक, यूनी पॉजिटिव का एक नाम और होता है जो मैंने अभी पहले बोला था, मोनो चार्ज। इसको है ना, मोनो आयन इसमें आएगा। क्या हम बोलेंगे? यूनी पॉजिटिव को मोनो वैलेंट, मोनो वैलेंट आयंस। तो याद रखिएगा, है ना। कोई अगर आपसे ये पूछे कि आखिर क्या रीजन है कि सोडियम जो होता है वो सिर्फ ओनली सिंगल प्लस चार्ज क्यों रखता है, डबल प्लस क्यों नहीं होता है, ट्रिपल प्लस क्यों नहीं होता है? तो डबल ट्रिपल प्लस इसलिए नहीं होता है क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है तो ये स्टेबिलिटी को पा लेता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसको यूनी पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है ना। मोनोवैलेंट आयन होता है, मतलब ऑल द अल्कलीज मेटल्स, है ना, आर मोनोवैलेंट आयंस। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो सबके सब क्या है? मोनोवैलेंट है। जैसे एग्जांपल में देख लो, जब लिथियम भी आएगा तो सिंगल प्लस, ठीक है, सोडियम भी आएगा तो सिंगल प्लस, ठीक है, इस तरह पोटेशियम भी आएगा तो सिंगल प्लस। मतलब जितने भी आपके अल्कली मेटल्स हैं वो सबके सब क्या है बच्चों? मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट का ही दूसरा नाम क्या है? यूनी पॉजिटिव। ठीक, तो यहां तक आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके अगले कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं कि आगे क्या है। ठीक, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको बस ये याद रखना है NS1, इसका जनरल फार्मूला क्या है? NS1 है। ठीक, अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी? इसको समझते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ठीक, तो इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, देखो पहले हम लोग समझेंगे कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी टर्म आता कहां से है। देखो आयोनाइजेशन का मतलब होता है किसी गैसियस स्टेट एटम से, है ना, किसी गैसियस स्टेट वाले एटम से उसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, है ना, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। एनर्जी ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, energy required to remove an electron from gaseous atom ठीक, ये कैसी एनर्जी है? फिर से पढ़िएगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम।
किसी गैसियस एटम से उसके एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, है ना, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक, अब देखते हैं, देखो जो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, ये डायरेक्टली रिलेटेड है एटॉमिक साइज से। समझना क्या बोला मैंने, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, एटॉमिक साइज से। अब देखते हैं, ठीक है ना, तो यहां पे पहले मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, अच्छा इसी का एक नाम और होता है क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इसी को कहते हैं, एंथैल्पी, एंथैल्पी, ठीक है, ठीक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है ना, वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब 1 एटॉमिक रेडियस, 1 एटॉमिक रेडियस, याद रखिएगा। ठीक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वह एटॉमिक रेडियस की क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इसका मतलब है कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी को समझना है तो पहले हमको एटॉमिक रेडियस के कॉन्सेप्ट को दिमाग में लाना होगा। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट क्या है एस ब्लॉक के लिए। इसको मैं प्रॉपर्टी 3rd कर दे रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग सही से उसको सही सीक्वेंस में लगा लीजिएगा। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, साइज या रेडियस एक ही चीज है, चाहे यहां पे रहे रेडियस या साइज रहे, बात एक ही है। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखो एटॉमिक रेडियस में होता क्या है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट, तो जो एटॉमिक साइज होती है, मींस जो रेडियस होता है एटम का, है ना, वो क्या करता है, बोलिए, रेडियस कंटिन्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जो आर है वो डिक्रीज करेगा। ठीक, और जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, टॉप टू बॉटम जब आप आते हो, ऊपर से नीचे आते हो, तो जो रेडियस है वो इंक्रीज करता है। ये सबको पता होगा कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज करता है, जब टॉप से बॉटम आते हैं तो रेडियस क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। ठीक, चलिए आगे इसको समझते हैं। अब इसको हम लाते हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स के ग्रुप में, ग्रुप 1 में। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इसका मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ रही है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, साइज बढ़ने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे साइज छोटी होगी, साइज जब डिक्रीज करेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक, इसका मतलब जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे, क्योंकि बात ग्रुप में हो रही है ना, इसलिए सिर्फ टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, बाकी आप वहां से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम का मतलब क्या हो गया बताइए, जैसे लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम और सीरियम, ये तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है, वहां देखो इंक्रीज हो रही है। तो जब साइज इंक्रीज कर गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब ऊपर से नीचे आने पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक, याद है, समझ में। अब एक चीज यहां से देखते हैं, समझना। अब एक चीज ये है कि आखिर साइज का आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या रिलेशन है, ठीक है ना, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साइज का आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या रिलेशन है, इसको समझते हैं।
चलिए देखते हैं कि अब साइज का आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या रिलेशन होता है। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, समझना। आयोनाइजेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट कहता है, एक इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है ना, किसी इलेक्ट्रॉन को एटम के आउटर सेल से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही तो आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब ध्यान देना है ना, साइज का कंसेप्ट हम समझा रहे हैं। ये आपका न्यूक्लियस है और मान लो ये कोई एटम है जिसका ये फर्स्ट सेल है, ये कोई एटम है जिसमें 2 सेल हैं और ये कोई एटम है जिसमें 3 सेल हैं। ठीक, अब आप खुद बताओ, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है, यहां से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है और यहां से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक, किसमें एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी निकालने में? अपने आप सोचो। देखो, इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला कौन है? प्लस चार्ज। यही तो इसको पकड़ के रखा है ना, तुमको जाने नहीं देंगे। तो जब रोकने वाला एकदम पास है तो किसी की हिम्मत है क्या कि इसको निकाल दे? नहीं ना। और जब रोकने वाला जितना दूर जा रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ सेल जितना बढ़ेंगे उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो गया? दूर हो गया। ठीक है ना। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर जो इफेक्ट होता है वो क्या होने लगता है? वहां पे डिक्रीज होने लगता है। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं ZeEff। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ती है तो जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का वो वीक होने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं है। समझ में आ रहा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी को मैं समझा रहा हूं कि जैसे जैसे साइज बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, सीधी सी बात है, दूरियां बढ़ गई हैं तो जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा वो तो कमजोर पड़ेगा ना। तो जब बच्चों फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कमजोर पड़ रहा है तो थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्साइटेड होकर के निकल जाएगा। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए साइज जैसे जैसे डिक्रीज होती है, अब मान लो कि एटम की साइज बहुत छोटी हो गई कुछ इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल है। अब बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको कोई पकड़े हुए है, कोई उसको रोक रहा है। ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एटॉमिक साइज के। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे हम बात को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो लिथियम, ठीक है, तो लिथियम की साइज क्या है? सबसे छोटी। इसका मतलब उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। ठीक, उसके बाद सोडियम, ठीक, फिर पोटेशियम, ठीक, उसके बाद रुबिडियम और सबसे ठीक। तो ये क्या है ना? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब थोड़ा सा एक चीज समझते हैं। जरा देखो किससे इलेक्ट्रॉन को निकालना इजीली है। इसका मतलब कि अगर यहां से ले लें तो पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया और सीजियम हो गया। ठीक, तो आप जानते हो कि सोलर पैनल या सोलर सिस्टम होता है ना। तो जो सोलर सिस्टम होते हैं या सोलर सेल जो होते हैं ना, ठीक है, उनका जो पैनल होता है, जो बोर्ड उसमें लगा होता है जिसमें वो बैटरियां लगी होती है छोटी छोटी, वो इन्हीं मेटल्स के बनाए जाते हैं, इन्हीं एलिमेंट के बनाए जाते हैं। क्योंकि जैसे ही उस पर सनलाइट पड़ेगी तो उससे ट्रांसमिशन होना बहुत इजीली होता है। क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है? बहुत बाउंडेड नहीं है, न्यूक्लियस से दूर हैं, तो जल्दी ज्यादा इमिशन होगा। जब ज्यादा इमिशन होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे।
इसीलिए जो सेल्स वगैरह होते हैं सोलर सिस्टम में, इन्हीं मेटल्स का यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं नोट में कि पोटेशियम एंड, ठीक है, पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन सोलर सेल, ठीक है, फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेशन। ठीक, क्या मैंने लिखा? पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन सोलर सेल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेशन। ठीक है, ये आपको हमेशा याद आना चाहिए। कंपटीशन में एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया था नीट वगैरह में। ठीक है, पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन सोलर सेल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेशन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो पार्ट होता है, इसको भी थोड़ा सा और डीपली मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, ठीक है, और अब आप जा रहे हो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने, सेकेंड। समझना मतलब, जैसे मान लो कि हम गए और एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ले आए, और फिर जा रहे हैं, फिर एक और निकाल रहे हैं, फिर कोई जा रहा है, एक और निकाल रहा है, तो क्या सब में बराबर एनर्जी लगेगी निकालने में? समझना मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। जैसे मान लो कि ये एटम है ना, ये न्यूक्लियस है और ये उसके क्या है, सेल है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, इस तरीके से। तो कोई गया और पहला इलेक्ट्रॉन खींच कर निकाल आया एनर्जी दे करके, फिर कोई जा रहा है दूसरा निकाल रहा है, फिर कोई गया इसको निकालने, फिर कोई गया इसको निकालने। ठीक, तो जितनी एनर्जी इसमें लगी क्या उतनी ही एनर्जी इसमें भी लगेगी, जितनी इसमें लगी क्या उतनी ही इसमें भी लगेगी, और जितनी इसमें लगी क्या उतनी ही इसमें भी लगेगी? तो नहीं। अब इसको समझते हैं क्यों ऐसा नहीं है ना, देखिएगा। देखो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो हमेशा स्मॉल होगी, किससे? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से। मतलब पहली बार जब आप जाओगे इलेक्ट्रॉन को निकालने, है, और जब दूसरी बार जाओगे तो पहली बार जितनी एनर्जी लगा करके आप इलेक्ट्रॉन को निकाले थे, अब इस बार उससे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाते हैं कैसे। अब सोडियम के ही पीछे पड़े हैं तो सोडियम को ही लेके बढ़ा जाए। यहां पे सोडियम है, एटॉमिक नंबर सबको पता होना चाहिए 11। मैंने कर दिया कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 2, 8 एंड 1। ठीक, अब आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला, मतलब हम लिख दे रहे हैं ना आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आपने लगाया और निकाला, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया और कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8। ध्यान देना। ठीक, अब जैसे ये बताओ कि अब 2, 8 हो गया, ये ऑक्टेट कर गया कि नहीं? क्या कर गया बच्चों? ये ऑक्टेट कर गया। अब ऑक्टेट कर गया तो क्या इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, लेकिन बड़ी ही बहुत ही जबरदस्त एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्यों? ऑक्टेट है ना। तो अब यहां जो आप फिर से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हो, मतलब IE2 देते हो, सबको एक और निकाल लीजिए, Na डबल प्लस कर दिए, ये 2, 7 हो गया, है ना। तो सोच लो, अब इसके ऑक्टेट को आपने लॉस कर दिया, तो इतना आसान नहीं है। इसका मतलब है कि हमेशा जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो हमेशा कम होती है, किसके कंपैरिजन में? सेकंड के कंपैरिजन में। थर्ड और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, फोर्थ में और ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है ना, इसलिए ऐसा होता है। ठीक,
इसका दूसरा भी कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को आप निकालते जाते हो ना तो साइज भी क्या होती है, छोटी होती जाती है। तो साइज के भी स्मॉल होने से, क्योंकि जब साइज छोटी होगी, इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया आपने, तो छोटी क्या होगी, अब साइज छोटी हो गई, और साइज जब छोटी हो गई तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, वो क्या होता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो आगे इलेक्ट्रॉन को निकलने इतने आसानी से वो नहीं देगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, इंथैल्पी का कांसेप्ट क्या था। ठीक, चलिए अब फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो रेडियस मैंने पढ़ा दिया था, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी का, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का कांसेप्ट क्या है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दिया, तीन प्रॉपर्टी आप लोगों को मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। अब देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, और पहले तो वही चीज फिर से लिख देते हैं। देखो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों, वो भी इनवर्सली होती है किसके, एटॉमिक साइज की, मतलब रेडियस की। कंफ्यूज नहीं होना, साइज रेडियस में से एक ही चीज है, एटॉमिक साइज की। ठीक है, अब ये है क्या, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, फिर से बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि H और Cl थे, दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होती है, 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दोनों के बीच में। उसके थोड़े ही देर बाद पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल सेंटर में थे, ये थोड़ा सा मूव कर गए टुवर्ड किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। ठीक, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन क्या किया कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनको अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ क्या करने लगा, खींचने लगा, अट्रैक्ट कर बैठा। इसका मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मतलब किसी कोवैलेंट बॉन्ड में, इसका रिलेशन कोवैलेंट बॉन्ड से है, कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किसी एक एटम के थ्रू अपने तरफ अट्रैक्ट करने का जो पावर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है ना। फिर से मैं बोल रहा हूं, चाहो तो नोट कर लो, किसी कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, किसी एक एटम के थ्रू अपने तरफ अट्रैक्ट करने का जो पावर होता है, जो कैपेसिटी होती है, वही कैपेसिटी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। मैंने इसीलिए इस चीज को लिख दिया है पहले ही कि जिसका एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, अब देखते हैं तो क्या होगा। देखो जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, कहां जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो आर क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। रेडियस क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाएगी, बताओ बताओ बताओ, इंक्रीज कर जाएगी, कर जाएगी ना। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक ठीक, उसी तरह टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, बताइए, डिक्रीज कर जाएगी। ये देखो ना, यहाँ पे रिलेशन दोनों का समझ लो बस, अपने आप क्लियर है। ठीक है, तो क्या होगा ग्रुप में अल्कली मेटल्स में, ठीक है, तो अल्कली मेटल्स में क्या था, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीथियम। ठीक है,
तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है ना, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या बनता है? डेंसिटी, फिफ्थ। इनके डेंसिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो आप लोगों को पता होगा डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। ये तो सबको पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। अब देखो अपने आप देखो, तो मैं क्या सकते हैं? डेंसिटी जो होता है, सॉरी यहाँ स्मॉल डी कर देना, डेंसिटी को है ना स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब कि जो स्मॉल डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के। तो एम का मतलब यहां पे क्या ले लें हम? मोलर मास। ठीक, अब सीधी सी बात है ना, कि जब हम क्या करेंगे? टॉप टू बॉटम आएंगे तो देखो यहां क्या था? लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम और सी। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। तो अब बताओ मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास क्या हो रहा है? मोलर मास इंक्रीज किया, और जब ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तो डेंसिटी क्या करेगी? बताइए, इंक्रीज करेगी। ठीक है ना, डेंसिटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक, मतलब जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज करेगा डेंसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन केस आता है, पहले हम बता दें इसको, है ना। जैसे अगर इसका ऑर्डर हम बनाएं तो क्या बनेगा? डेंसिटी का, लिथियम की डेंसिटी सबसे कम होनी चाहिए, ठीक है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर टिशियम, ये होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? ठीक है, यहां पर थोड़ा सा याद रखना, एकदम याद रखना इसको। ये एक्सेप्शनल पार्ट है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, लेकिन होता क्या है रियल में? पोटेशियम यहां रहेगा और सोडियम, दोनों को इंटरचेंज कर देना, बस सब कुछ सही है बाकी। ठीक है, ये सही वाला है, ये गलत है बच्चों, और ये नीचे वाला सही है। कभी भी ऑप्शन में आ जाए तो दिमाग में रखना। अब कोई पूछेगा सर ये कैसे हो गया, समझाइए, तो याद रखना ये मास और वॉल्यूम के रेशियो से लिया गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, कोई इसका लॉजिक नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।